प्रॉब्लम आ गई थी, क्या था वो, एक मिनट में देख लूं, ध्यान नहीं रहता। हाँ, फिल्टर सर्किट के बारे में आ गया ध्यान। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट कैसे बनाया था आपने? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बनाया, ठीक है। पैरेलल में क्या लगाया था आपने? देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है, एल और सी का ही खेल रहता है, इंडक्टर और कैपेसिटर का। रेजोनेंस का मतलब क्या, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रखना होता है, ठीक है। करंट की वैल्यू को मैक्सिमम कर देता था, लेकिन वो सीरीज में करता था। पैरेलल में करंट की वैल्यू को क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा, ये चीज थी। दूसरी बात, पैरेलल, पैरेलल में लगाते थे आप, एक एल लगा दिया और एक सी लगा दिया, ठीक है, ऐसे। इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट या रिजेक्टिंग सर्किट। क्या मतलब इसका सिग्निफिकेंस है, क्वेश्चन ये है जो बच्चे ने पूछा है मेरे से कि सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए यूज करते हैं हम, क्या फायदा है इसका। आपने इसका पूरा डेरिवेशन करा था कैपेसिटर के केस में, E इज इक्वल टू क्या लिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या लिए थे कैपेसिटर और इंडक्टर के, एक 90 से लैग बिहाइंड और एक 90 से लीड करता हुआ लिया था, है ना। यहाँ पर क्या था, लैग बिहाइंड था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ये कैसा था कैपेसिटर के केस में, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। फिर आपने इसको सोल्व करा था करंट को इक्वल लेकर। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, डेरिवेशन सारी के सारे अच्छे तरीके से करना, मस्त तरीके से डायग्राम बनाकर, फुल लॉजिक लगाकर, क्योंकि कह रहे हैं इस बार डेरिवेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इजी बनाने के चांस रहेंगे बोर्ड के पेपर को, जिसमें डेरिवेशंस का पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया जाए ज्यादा, तभी ये सिखाए जा रहे हैं आपको। तो आई की वैल्यू आई सी प्लस आई एल ऐसे करके आप निकालते हो। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली थी आपने, 1/2 पाई, यही निकाली थी ना, ये रिजल्ट निकाला था आपने फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। क्या मतलब है इसका, कि अगर ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सबसे पहली बात करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी इसमें, मतलब ये किसी करंट को पास नहीं होने देगा। और दूसरी बात, ये अपोजिट करंट होते थे ना, मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, ये इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या होता था, इस तरह से फ्लो करेगा, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते थे, नेगलेक्ट, कैंसल, जिसकी वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन जो पीछे से एसी आ रही है, एसी फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पीछे से जो आ रही है वो इसमें से पास हो जाएगी। अगर उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकली, एल सी ये करके निकली ना, ये तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को ही अपने अंदर से पास आउट होने देगा। ओरिजिनल कौन सी, एसी फ्रीक्वेंसी अलाउड टू पास फ्रॉम दिस सर्किट, जाना तो इसी सर्किट में से है ना, इस सर्किट में से सिर्फ ये वाली फ्रीक्वेंसी ही पास आउट हो सकती है। कौन सी वाली, ये वाली, मतलब ये डिसाइड करता है, इसीलिए इसका नाम फिल्टर सर्किट है। जैसे आपने वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं करा था कि जिसकी वेलोसिटी ऐसे होगी बस वही पास कर सकते हैं चार्ज, वैसे ही ये इस सर्किट में से सिर्फ वो ही फ्रीक्वेंसी पास कर सकती है जिसकी वैल्यू ये डिसाइड करेंगे, एल और सी आपस में मिलके, ठीक है। इसके अलावा दाएं बाएं की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी, रिजेक्ट कर देगा ये, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन होता है ना, जैसे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, उसमें कई बार जो हम सिग्नल भेजते हैं उसके साथ साथ कोई और भी आ जाते हैं बीच में, या उसकी क्वालिटी को तंग करते हैं, वो और फ्रीक्वेंसियां जुड़ जाती है, ठीक है, उस सर्किट में। तो फिल्टर सर्किट का सिग्निफिकेंस यही है कि वो सिर्फ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एसी फ्रीक्वेंसी को ही पास करने देगा जो पीछे से आ रही होगी, बाकी सबको वो क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, बाकियों को वो पास नहीं होने देगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, चोक कोयल, लास्ट एंड फाइनल
आर्टिकल है ये चोक कॉइल। जनरेटर का मैंने आपको करवा दिया था, ट्रांसफार्मर बता दिया था। अगर थोड़ा टाइम बचा तो ट्रांसफार्मर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। उस दिन थोड़ा कम पढ़ाया गया था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ा देंगे आप। चोक कॉइल, कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे ऐसे होते हैं जो 220 वोल्ट, जो घरों में हमारी वोल्टेज आती है उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये चोक कोयल लगाया जाता है। चोक कोयल का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब इंडक्टर से है, एक इंडक्टर लगाया जाता है, ठीक है। किस लिए, कि वोल्टेज को कम कर सके। पीछे से जो ये 220 वोल्ट आ रही है, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह वगैरह होती है ना हमारे पास, ट्यूबलाइट्स, उनको 220 वोल्ट नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके पाथ में इंडक्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इंडक्टर। ये इंडक्टर क्या करता है, ये इसकी वोल्टेज को कम कर देता है, यानी कि 220 वोल्ट जो आ रही है ये उसको कम कर दिया, जितनी भी इसको चाहिए उसके हिसाब से ये एल की वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भाई रजिस्टर क्यों नहीं लगाते, रजिस्टर भी तो कम करता है वोल्टेज को, सीरीज में वोल्टेज को कम कर देता है ना, वो डिवाइड कर देता है V1 V2 ऐसे। भाई ये भी रेजिस्टेंस का ही काम करता है एक तरह से, तो रजिस्टर को भी लगा सकते थे, ये भी वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करता है, बट पावर का लॉस हो जाता है, यहाँ पर पावर लॉस हो जाता है। क्यों, बिकॉज जो पावर फैक्टर होता है cos फाई, उसकी वैल्यू रजिस्टर के केस में क्या होती है, 1, यानी कि P एवरेज जो था आपका वो क्या होगा फिर, VRMS इंटू IRMS, cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इतना पावर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। पीछे से 220 वोल्ट आ रही है, चाहिए जब आपको मान लो 20 वोल्ट या 40 वोल्ट, तो बाकी वोल्टेज को वेस्ट तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। मान लो आपके पास 200 रुपए है, 200 में से आपको चाहिए 20 रुपए, तो ये कोई आप 200 रुपए दे के 20 रुपए की चीज ले ली और बाकी चलो आप ही रख लो, ऐसे नहीं होता। ऐसे यहाँ पर पावर है, एनर्जी की बात है, और एनर्जी हमें सेव करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को इसलिए नहीं लगाते क्योंकि इसकी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पर पावर का लॉस होता है, यानी कि यहाँ पे पावर लॉस होगा, ठीक है। हीटिंग वगैरह वगैरह होएगी, जूल स्लो लगेंगे, ठीक है। सही मायनों में तो ये है कि यहाँ पर वो एक तरह से हीटिंग वगैरह वगैरह करके क्या करते हैं, पावर का लॉस करेगा। तो इसीलिए क्या लगाया जाता है, इंडक्टर। क्या लगाया जाता है, इंडक्टर। और कमाल की बात देखो, कोई भी चीज ले लो कंडक्टिंग होनी चाहिए वो, ठीक है, उसके अंदर रेजिस्टेंस तो होगा ही। क्या होगा, रेजिस्टेंस तो होगा ही, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, मतलब जिसको हम ना चाह कर भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। देखिए, वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज करंट इनटू इंपीडेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि LCR आप पढ़ रहे हो तो इंपीडेंस भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, जिसमें LC यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर ये मिलकर क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं। तो यहाँ पर करी जा रही है V इज इक्वल टू आई जेड। IR को तो मैं ले नहीं सकता रजिस्टर को, क्यों, क्योंकि जितनी पावर मेरे को चाहिए, जितनी ये वोल्टेज चाहिए वो लेके बाकी ये सारी क्या कर देगा, खत्म कर देता है। अब बात आ जाती है कि भाई मेरे को इंपीडेंस बनाना है, इंपीडेंस में मैंने क्या लेना है, इंडक्टर लूंगा मैं, क्या लूंगा, इंडक्टर। इंडक्टर के साथ क्या होगा, रजिस्टर। तो यहाँ पर देखिए जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, R² प्लस XL² अंडर द रूट, यही होगी। लेकिन यहाँ पर R क्या है, बहुत कम है मेरा, इसलिए यहाँ पर स्मॉल R² लगा। अभी भी जेड ही मिल रहा है, अभी भी वोल्टेज को क्या हो जाएगा, कम कर देगा ये यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0। पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होगी तो P एवरेज, VRMS, IRMS,
cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0, यानी कि कोई पावर का लॉस नहीं होगा इंडक्टर के केस में। ठीक है, तो इसलिए एक इंडक्टर लगाकर चोक कोयल क्या है, एक इंडक्टर है जो कि आपकी वोल्टेज को कम करने के काम आती है। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ एनी पावर, एनी एनर्जी, किसी एनर्जी का लॉस नहीं होता। यहाँ से आप जेड की वैल्यू देख लीजिए, आर की वैल्यू बहुत कम है, एक्सएल यहाँ पर काम करेगा, सिर्फ पावर फैक्टर का खेल है। और देख सकते हो आप इसके अंदर अगर इसी चोक कोयल में कैसे करवाई इसको, cos फाई इंडक्टर के केस में ग्राफिकल मेथड से देख लो। यू नो VL इधर होता था, ठीक है, एक्सएल का बना लो, एक्सएल आर रेजिस्टेंस, आर स्मॉल ले लो आर, ठीक है, रेजिस्टेंस इधर लेते थे, करंट इधर लेते थे, एक्सएल इधर, तो जेड कहां पर होगा, इनके बीच में कहीं भी। ये क्या होगा एंगल फाई, ऐसे लेते थे। जेड की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे जेड की वैल्यू, ये एक्सएल है, ये क्या होगा आर होगा। यहां से देखिए आप, जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, यही होगी। तीनों साइड आ गई आपके पास, तीनों साइड एक्सएल वाई एक्सिस पर, आर एक्स एक्सिस पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है ये फेसर डायग्राम ऐसे बनाते थे आप। ये मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए बनाया है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस के अंदर का रेजिस्टेंस हो गया। करंट के साथ पता है आपको ये सेम फेस में रहता था, ये 90 डिग्री एंगल से। ये आपके पास एक डायग्राम बन चुका है, इसको देखकर करेंगे। चौक कोयल में बस यही डायग्राम बनाना है जो ऊपर है, सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, एग्जाम में आ जाता है तो आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात आ जाती है पावर फैक्टर की, किसकी, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई, कोस फाई की वैल्यू निकालिए यहां से, कैसे, PVP HHB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आर, हाइपोटेन्यूज क्या है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर का, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन एक्सएल, आर बहुत छोटा है ना, इंडक्टर के अंदर का ही एक तरह से रेजिस्टेंस लिया गया है, ये रेजिस्टेंस, इसके अंदर ही छोटा सा रेजिस्टेंस, ये एल है, एल का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू आपको पता है एल ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट 2 पाई अपॉन टी, और एल क्या है इंडक्टर की वैल्यू। तो आर अगर नेग्लिजिबल है कंपैरेटिवली एक्सएल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑन न्यूमरेटर और लार्ज क्वांटिटीज, एक्सएल की वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा बड़ी है, तो कोस फाई अप्रोक्सीमेशन में चला जाएगा किसके साथ, जीरो के साथ। तो पावर फैक्टर जीरो होने का मतलब क्या है, लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ पावर वेरी वेरी लेस। तो इसलिए चोक कोयल के अंदर क्या करते हैं हम, चोक कोयल एक इंडक्टर है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगाया जाता है, जिनको कम वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनके साथ लगाया जाता है। एक तरह से ट्रांसफार्मर का ही काम करता है, किसका काम करता है, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का काम होता है ना वोल्टेज को कम ज्यादा करना, तो ये कम करने के लिए यूज किया जाता है। अब पढ़ेंगे आप ट्रांसफार्मर, इसके बारे में मैंने थोड़ा कम बताया था आपको, इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से।
क्या होता है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर होता है जो कन्वर्ट करता है किसको? अल्टरनेटिंग करंट को। ट्रांसफार्मर डायग्राम सिंपल डायग्राम है, कोई ज्यादा मुश्किल या बड़ा डायग्राम नहीं है इसका। इसके अंदर क्या करना है, आपने सॉफ्ट आयरन कोर लेना है। आपने ये सॉफ्ट आयरन कोर पहले भी लिया था कहीं पर, अगर थोड़ा ध्यान हो तो आपको। सॉफ्ट आयरन कोर किस लिए लेते हैं इसको? ताकि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको क्या कर सके, अपने पास ही रख सके, फैलने ना दे, मैग्नेटाइज्ड होने के लिए। ये बड़ा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसका काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने पास एक तरह से अपने पास रखता है, अपने पास से गुजरने देता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक तरह से कैप्चर करने का काम करता है, भाई मेरे पास ही रहो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कोयल बनाएंगे, इनपुट, ये आपका इनपुट डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा आउटपुट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट का मतलब ये नहीं है कोई यहाँ पर जॉब वगैरह वगैरह निकलेंगे। यहाँ पर आप एसी सिग्नल बना लीजिए, इसको बोलेंगे एसी आउटपुट वोल्टेज, इसको आप बोलेंगे एसी इनपुट वोल्टेज। इसको यहाँ पर डायग्राम बनाए, एसी का साइन ये होता है, एसी सोर्स लगा दिया यहाँ से, ठीक है। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, एनपी, ये होगा आपका एनएस, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एसी करंट है, एसी क्या होता है, वेरिएबल होता है, डायरेक्शन बदलता रहता है, आपको पता है 100 टाइम्स वो अपनी क्या करता है, डायरेक्शन बदलता है 1 सेकंड में। जब वो इसमें से पास होगा तो ये एक सोलेनोइड की तरह काम करेगा, इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, यू नो वेरी वेल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इस सेकेंडरी कॉइल में से भी क्या होंगी, पास होंगी। लेकिन सारी की सारी इसी के अंदर से पास हो, जितना फ्लक्स इसका होगा, देखिए एनपी जितना फ्लक्स बनाएगा, कोई बाहर जाएगा कोई अंदर, लेकिन ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, वो सारी की सारी लाइनों को अपने पास रखेगा, जिसकी वजह से एनपी, जो ये नंबर ऑफ टर्न्स पी दिख रही है आपको, इसके अंदर जितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स इन पी इज इक्वल टू होगा फ्लक्स इन एक्स, इक्वल होंगे। किसकी वजह से, सॉफ्ट आयरन कोर। थोड़ी बहुत जा सकती है एक दो वापिस, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल हो, एक दो लाइनें नहीं गई चलो ठीक है, बाकी ज्यादातर। अदरवाइज देखा जाए तो इसका फ्लक्स चारों तरफ आप देख सकते हो कि अगर इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाए और यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है आपने, तो इसमें से कितनी पास होंगी, सिर्फ ये होंगी ना, ये तो नहीं होंगी। लेकिन कोई बाहर से जा रही है, कोई ऊपर से जा रही है, लेकिन ये सारी की सारी लाइनों को क्या करता है सॉफ्ट आयरन को, अपने पास से
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज कर करके अपने पास लेकर रखता है, फ्लक्स बढ़ाता है एक तरह से। क्या करता है? फ्लक्स को इंक्रीज करता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो प्राइमरी कॉइल फ्लक्स होगा उतना ही इसके अंदर होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे। फ्लक्स चेंज होगा, एसी की वजह से, एसी सोर्स है, तो कितना होगा? ईपी के अंदर फ्लक्स चेंज बताइए। फार्मूला क्या था? d∅/dt, लेकिन फ्लक्स इन पी लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से ES का क्या लेंगे सेकेंडरी कॉइल में? d∅/dt, लेकिन S लेंगे माइनस साइन के साथ। यही दो इक्वेशन बनेगी, फ्लक्स की इधर और फ्लक्स की उधर। ओके, अब बात आ जाती है φP और φS। हालांकि φP और φS इक्वल है, ठीक है, φP और φS इक्वल है। जो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में था वही फ्लक्स किसमें है? सेकेंडरी कॉइल में। तो यहां पर अगर देखा जाए φP की वैल्यू क्या होगी और φS, φP की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कितनी है? NP। कितनी है? NP। एक्सक्यूज और मी सर, फ्लक्स, हाँ जी बेटा, सिर्फ φP और φS की मतलब डायरेक्शन तो अपोजिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इंड्यूस्ड है और एक हमने अप्लाई किया है। तो डायरेक्शन को अपोजिट करके करेंगे भी क्या? हमें तो सिर्फ ये देखना भी कि फ्लक्स को लेकर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्राइमरी कोयल्स को लेकर चेंज है कि इसके अंदर जो टर्न है वो कम है और इसके अंदर ज्यादा है। मैंने पहले भी बताया था डायरेक्शन का काम कई जगह पर है, होता है हमारा वेक्टर फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड का खेल है सारा। हम ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहे हैं? 220 वोल्ट, माइनस की हो या प्लस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ रहे हो? माइनस 220 वोल्ट हो या प्लस 220 वोल्ट हो, हमें क्या चाहिए? बैटरी को सीधा लगाए या उल्टा लगाए, रहेगा तो 220 वोल्ट ही ना। तो यहाँ पर बात ये है कि जो यहाँ पर मान लो करंट क्लॉकवाइज था, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा आपको। सपोज करंट आपने यहाँ पे इस टाइम क्लॉकवाइज ले लिया, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये टच तो कर ही नहीं रही है, एक तरह का इंडक्शन है। जो यहाँ पे फ्लक्स होगा उसका जो लाइंस यहाँ से इसमें से पास हो रही है इसके अपोजिट यहाँ से होंगी, इसके जो नॉर्थ साउथ होंगे इसके उल्टे बनेंगे। डजंट मैटर, हमें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? एक बैटरी ऐसी थी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, दूसरी बैटरी उधर बढ़ती पॉजिटिव उधर नेगेटिव उधर, उसमें कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं। तो जो आउटपुट मिलेगा उसका ठीक है अपोजिट मिलेगा, जो यहाँ पर मान लो प्लस था वहां पे माइनस मिल जाएगा, यहाँ पे जो माइनस था वहां पर प्लस बन के मिलेगा, लेकिन वही ऑसिलेशन रहेगा उसका, वही फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका। तो φP की वैल्यू NP d∅/dt, क्योंकि फाई को लेकर चेंज नहीं था। φP क्या चीज है? फ्लक्स इन P कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स इन S कॉइल, ठीक है। ऐसी φS की वैल्यू NS d∅/dt। NP और NS में फर्क है, यू नो वेरी वेल। NP हमने ग्रेटर ले रखा है और NS स्मॉल, और इसको मैंने बताया भी था कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, जिसके पास ज्यादा कॉइल होंगी वहां पे ज्यादा वोल्टेज बनेगी। अब कॉइल किसके पास ज्यादा है? यहाँ पर, तो वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा मिलेगी आपको और यहाँ पर कम, तो आउटपुट अगर ज्यादा मिलता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो। चलो ये मैटर अलग है। अब आप इसकी रेशो ले लीजिए, φP सॉरी ये बनेगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। φP की वैल्यू यहाँ से ये लगा दी, ES यहाँ पर ये φS की वैल्यू। तो अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा? ES EP अपॉन ES, EP अपॉन ES इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? d∅/dt से d∅/dt कैंसल, NP अपॉन NS। ये इसका फार्मूला है जो आपको यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। इंड्यूस्ड ईएमएफ और
इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की जो रेशो होगी वही रेशो किसकी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। बुक में आपको ये फार्मूला इस तरह से गिवन है, NS/NP करके, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके अंदर पावर और एफिशिएंसी की। किसकी, पावर एंड एफिशिएंसी। इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होंगी, P इनपुट और P आउटपुट। कहते हैं जितना इनपुट हो उतना ही अगर आउटपुट मिल जाए तो एफिशिएंसी 100% बोली जाती है, यानी कि एफिशिएंसी 1 होती है। एफिशिएंसी किसी चीज की 1 हो तो इसका मतलब है उसका जो इनपुट है वो इक्वल किसके, आउटपुट के। लेकिन आपको पता है कि कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जो जितना इनपुट ले रहा है उतना ही आउटपुट दे, लॉस तो होता ही है। तो ट्रांसफार्मर का इनपुट आउटपुट की जो रेशो होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट, उसको क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को लिखेंगे ईटा से, एन स्मॉल एन लिखना आता है, उसी की टांग को थोड़ा सा लंबा कर दो, ईटा बन जाता है। कैसे, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पावर आउटपुट, पावर आउटपुट क्या होगी और पावर इनपुट क्या होगी, P आउटपुट। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, ES, यहाँ पर कितना है, EP। तो ES क्या रहेगा, वोल्टेज यहाँ की, करंट कितना रहेगा, IS, करंट IS। इसी तरह से पावर इनपुट क्या होगी, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, EP, करंट कितना होगा, IP, यही वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करिए ये वैल्यू, ES IS अपॉन EP IP इज इक्वल टू क्या होगा, ईटा। अगर ये 100% एफिशिएंसी का ट्रांसफार्मर है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल है, तो ईटा की वैल्यू क्या होगी, 1। पुट कर दीजिए 1 को, 1/1 इज इक्वल टू ES IS अपॉन EP IP। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, E वाली टर्म को उधर ले जाइए या S वाली I वाली टर्म को उधर ले जाइए, मर्जी आपकी है। तो ये आ जाएगा आपके पास IP अपॉन IS इज इक्वल टू ES अपॉन EP, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये रिलेशन आ गया। और पहले क्या रिलेशन निकाला था आपने, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये तो सिंपल था ना, नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो, नंबर ऑफ टर्न्स की जो रेशो थी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की रेशो थी। यहाँ पर उल्टा है, सेकेंडरी के सामने प्राइमरी, प्राइमरी के सामने सेकेंडरी। तो इन तीनों को कंबाइंड रिलेशन लिख लीजिए आप, इसका कंबाइंड रिलेशन लिख लीजिए, ES अपॉन EP इज इक्वल टू, सबसे पहले जो सेम सेम है वो लिख लीजिए, NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। इस तरह से नोट इट, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ये रहेगा आपका ट्रांसफार्मर का एक्सप्रेशन। कोई डाउट इसमें स्टूडेंट्स, नो कुछ सर। पूछना, अब आ गया, ये क्लियर हो गया।
चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। कर दो रख। इसी के साथ ही आपका यूनिट खत्म होता है बेटा, यूनिट 4। और अब यूनिट 5 करेंगे। और यूनिट 5 जो है वो थोड़ी सी क्रैमिंग की है, हो सकता है उसको थ्योरेटिकल ही पढ़ाया जाए, बोर्ड के ऊपर पढ़ाने की नहीं है। वो जो उसके अंदर बोर्ड के ऊपर पढ़ाने का था वो डिलीट हो चुका है। तो 1-2 दिन उसमें लगाएंगे फिर, और देखते हैं आपकी अगर स्कूल जैसे भी खुलते हैं गाइडलाइन के साथ, उसके हिसाब से देखते हैं फिर। ए ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ, नोट करिए, a transformer has an efficiency of 80%। 80% एफिशिएंसी है किसी ट्रांसफार्मर की। इट वर्क्स एट 4 किलोवाट, 4 किलोवाट पे वो वर्क कर रहा है, एंड 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट उसको एसी चाहिए। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज, if the secondary voltage is 240 volt, find the primary and secondary current। करिए सॉल्व इसको, फार्मूले आपके सामने है, आपने नोट कर लिए होंगे। कर सकते हो इसको सॉल्व। क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन, क्या क्या गिवन है इसमें, वैल्यू लिखवाइए जो जो गिवन है। ईटा 80%, और क्या गिवन है आपके पास, इनपुट पावर गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, इनपुट पावर देखिए, पावर इनपुट कितने गिवन है, 4 किलोवाट, मीन्स 4000 वाट। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी कॉइल का, इट वर्क सेट, वर्क सेट का मतलब क्या है, ये सारा इनपुट के लिए है, ये इनपुट पावर हो गई, इनपुट वोल्टेज हो गई। तो यहाँ पर लिख लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ या इनपुट पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल 100 वोल्ट। ठीक है, और क्या गिवन है, सेकेंडरी भी गिवन है, सेकेंडरी ईएमएफ कितना, 240 वोल्ट। सारी वैल्यू लिख दी है। क्या क्या निकालना है, सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट, यानी कि आईएस और आईपी, ये दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले आपने गिवन वैल्यू उसको क्या कर दिया, इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इनपुट पावर, ये आईपी और आईएस निकालने हैं। डायग्राम में भी आप समझ सकते हो इसको, डायग्राम में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से देखिए आप, आईपी की वैल्यू क्या होगी, पावर इनपुट, प्राइमरी की है ना ये, पी इनपुट किसके इक्वल होगा, ईपी इंटू आईपी। तो आईपी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, पावर इनपुट अपॉन इंड्यूस ये ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल।
पावर इनपुट कितना है 4000 वाट अपॉन ईपी कितना है 100 वोल्ट, कितना आ गया 40 एम्पियर, कितना आ गया 40 एम्पियर। अब क्या निकालना है आईएस। आईएस कैसे निकाल लेंगे, आईएस के लिए पावर आउटपुट किसके इक्वल होता है ईएस इंटू आईएस, ठीक है यही होता है ना। तो पावर आउटपुट कितने गिवन है नॉट गिवन, ओनली ईएस इज गिवन। तो पी आउटपुट भी चाहिए आपको तो यहाँ पर है ना, पी आउटपुट भी चाहिएगा। तो फार्मूला एफिशिएंसी दे रखी है 80%। 80% का मतलब क्या होगा, फार्मूला लगाइए एफिशिएंसी की टर्म में, क्या था ईएस आईएस अपॉन ईपी आईपी। ये वाला फार्मूला तो कामयाब नहीं हुआ इसमें, तो इस वाले फार्मूले को ले लीजिए। इसमें देखिए ईटा की वैल्यू क्या है 80%, 80 अपॉन 100 हो गया। ईएस कितना है 240 into IS you have to calculate EP into IP, EP into IP कितना है